नमस्कार मित्रों। आज हम आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के अंतर्गत 6वीं क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब तक हमने आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद, उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद को देखा, लेकिन यदि ओवरऑल संदर्भ में देखा जाए तो ये सारी घटनाएं, चाहे नक्सलवाद की हो चाहे उत्तर पूर्व में अलगाववाद की हो, एक विचारधारा से जुड़ती हैं जिसको आतंकवाद कहते हैं। तो आतंकवाद क्या है, वैश्विक आतंकवाद की परिस्थितियां क्या हैं, नए उभरते आतंकवाद के रूप क्या हैं। आज इस कोविड संकट के दौर में एक शब्द बहुत चर्चा में है, जैविक आतंकवाद, बायोलॉजिकल टेरर। तो ये जैविक आतंकवाद का विचार क्या है? आतंकवाद से लड़ने के लिए या आतंकवाद का सामना करने के लिए अफ्स्पा के अलावा भी कई कानून हैं जो भारत सरकार ने लागू किए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून में 2019 में नया संशोधन किया गया है जिसमें आतंकवादी की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा गया है। अमित शाह जी ने संसद के पटल पर यह कहा था कि अब आतंकवादी व्यक्ति के तौर पर भी परिभाषित किया जाएगा, पहले आतंकवादी संगठन के तौर पर परिभाषित किया जाता था। तो 2019 में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ताकि हम इस आतंकवाद को रोक सकें। और इसके अलावा आतंकवाद एक विचारधारा के रूप में, आतंकवाद एक प्रक्रिया के रूप में, आतंकवाद अपनी संगठनों के रूप में किस तरीके से असर दिखा रहा है, उन सारी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसलिए आज के टॉपिक का शीर्षक ही है आतंकवाद, या अंग्रेजी में कहेंगे टेररिज्म। ठीक है। अब देखिए, आतंकवाद या टेररिज्म अपने आप में बड़ा विस्तृत विचार है। इस पर लंबे समय से निबंध पूछे जाते रहे हैं। ये सदैव साक्षात्कार के मंचों में विवाद का एक बिंदु रहा है और यूपीएससी मेंस के अंतर्गत भी प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन इस आतंकवाद के विषय से जरूर पूछा जाता है। और इसलिए इस विषय को हमें एकेडमिक वैल्यू के अलावा एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने की जरूरत है। एकेडमिक वैल्यू क्वेश्चन के तौर पर है और आपकी समझ आतंकवाद से जुड़े, ये भी एक जरूरी बात है। तो आतंकवाद की मूल अवधारणा क्या है, आतंकवाद से जुड़ी विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक। फिर तीसरा लेवल पर हम चर्चा करें तो आतंकवाद से जुड़े सामान्य और विशिष्ट कारण क्या है, आतंकवाद के विविध स्वरूप क्या है, वर्तमान दौर में इसके वैश्विक प्रसार के कारण क्या है, क्या कारण है कि आतंकवाद पूरी दुनिया में लगातार फैल रहा है, और इस प्रसार के अंतर्गत आज कौन कौन से संगठन, कौन कौन सी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हमारे अंतर्गत या हमने देखी हैं, इन पर बात करनी होगी। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास कौन कौन से हैं। ठीक। एक और चीज, ये हम प्रयास तभी करेंगे जब इस प्रसार के कुछ क्या दिखाई देंगे, हमको प्रभाव दिखाई देंगे। तो दुनिया में आतंकवाद का प्रभाव क्या है, और उसके बाद आतंकवाद के अंतर्गत धर्म से संबंध, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या आतंकवाद सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद भी है या आतंकवाद के कुछ अन्य स्वरूप भी हैं। तो क्या आतंकवाद का वास्तव में धर्म से कोई संबंध होता है या नहीं, और है तो किस रूप में है, इसको बताने का प्रयास करने की जरूरत है। ठीक। और फिर आप अंतिम स्तर पर समाधान की रणनीति की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब आतंकवाद के अंतर्गत आपको पढ़ने की जरूरत है। तो लेवल 1 पर यदि हम बात करें आतंकवाद की अवधारणा की, ठीक है, तो शाब्दिक रूप में जो टेररिज्म शब्द है ये फ्रेंच वर्ड टेररिज्मो से बना है, जो स्वयं एक लैटिन वर्ड टेरर, RERE, कुछ लोग टेररे भी बोलते हैं, यहां से निकलता है। और इन सब की शाब्दिक अभिव्यक्ति है भय या आतंक की भावना, द सेंटिमेंट ऑफ फियर। ठीक। तो यहां समझने की बात है कि आतंकवाद वह विचार है या वह प्रक्रिया है। ठीक है। टेररिज्म इज एन आइडिया, ठीक है, और इट्स अ प्रोसेस। तो मेरा यह मानना है
कि इट इज मोर अ प्रोसेस लेसर एन आइडिया। आतंकवाद एक विचार से ज्यादा एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भय का वातावरण बनाकर अपने हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। बाय द सेंटिमेंट ऑफ फियर वी ट्राई एंड अटेन अवर गोल। जहां भय का वातावरण बनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, वह प्रक्रिया, वह घटना आतंकवाद के तौर पर देखी जाती है। और इसलिए आतंकवाद को एक विचारधारा के तौर पर प्रस्तुत करना उचित नहीं है, इसे एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए, जहां तक इसका कैसा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। लेकिन शाब्दिक अर्थ से परे यदि हम आतंकवाद को इसकी मूल भावना में समझें तो यह कहा जाएगा कि आतंकवाद किसी विचारधारा के लिए समर्पित लोगों द्वारा, द पीपल डिवोटेड फॉर अ पर्टिकुलर सेंटिमेंट, किसी विचारधारा के लिए समर्पित लोगों द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, किए गए हिंसात्मक कार्य को कहा जाता है। द वायलेंट एक्शन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर दे ट्राई एंड अटेन देयर गोल, जो आइडियोलॉजी से जुड़ा है। किसी विचारधारा विशेष के लिए समर्पित लोग हैं जो हिंसात्मक कार्यों के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यह कहा जाता है कि आतंकवादी, ठीक, अपनी जो भी उनकी विचारधारा है, अपने विचारधारा या लक्ष्य के लिए समर्पित लोगों का समूह है जो भय और आतंक की भावना से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ता है। यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि आतंकवादी व्यवस्था में सुधार नहीं चाहते हैं, आतंकवादी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। ये व्यवस्था के सुधार की नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये व्यवस्था में सुधार की नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। ये सत्ता से आग्रह नहीं, सत्ता परिवर्तन या सत्ता पलटने की बात करते हैं। तो लोगों का समूह जो अपनी विचारधारा के लिए मरने मिटने तैयार है और विचारधारा आधारित लक्ष्य के लिए हिंसात्मक कार्यवाही करते हुए वर्तमान या सत्ता और व्यवस्था को बेदखल करना चाहता है, उसे हम आतंकवादी कहेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे आतंकवाद। ये अवधारणा के स्तर पर आप समझ सकते हैं। और इस पूरे विचार में आप ये जान सकते हैं या देख सकते हैं कि केंद्र में जो चीज है वो है आइडियोलॉजी, विचारधारा, और ये विचारधारा ही जन्म देती है किसी लक्ष्य को। अब आप अपनी विचारधारा के लिए या अपने लक्ष्य के लिए तीन तरीकों से लड़ाई लड़ सकते हैं: वैचारिक लड़ाई, व्यवहारिक लड़ाई, ठीक, जन समर्थित लड़ाई। जब आप वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं तो आप उग्रवादी कहलाते हैं, गरमपंथ, लाल बाल पाल, ठीक है। इसको वैचारिक को हम अक्रिय संघर्ष बोलते हैं, पैसिव रेजिस्टेंट। लेकिन जब आप वैचारिक से व्यवहारिक बोलेंगे तो आप सक्रिय लड़ाई लड़ते हैं, और सक्रिय लड़ाई में उग्रवाद में जुड़ जाती है हिंसा, और जैसे ही जुड़ जाती है तो हमने बताया था ये बन जाता है क्या, आतंकवाद। और उसके बाद ये वैचारिक व्यवहारिक लड़ाई जब जनता के स्तर पर, मतलब व्यक्ति से जनता के स्तर पर पहुंच जाती है तो ये आइडियोलॉजिकल भी है या प्रैक्टिकल भी है। तो इस हिंसा में जुड़ जाता है जन समर्थन, और जन समर्थन जुड़ने के बाद ये बन जाता है अलगाववाद। तो जैसा कि हमने बताया, उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, ये वैचारिक हिंसात्मक संघर्ष, वैचारिक हिंसात्मक संघर्ष की क्रमिक अवस्थाएं हैं या क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल वायलेंट स्ट्रगल, आइडियोलॉजिकल वायलेंट स्ट्रगल को ग्रेजुअली आगे ले जाने की अवस्थाएं हैं। शुरुआत उग्रवाद है, अंत अलगाववाद है, जहां पर आप एक पृथक सत्ता और व्यवस्था की क्या करते हैं, मांग करते हैं। यही आपके आतंकवाद से जुड़ी अवधारणा है। तो सच बात यह है कि आज आतंकवादियों को उग्रवादी भी कह देते हैं, कुछ लोग अलगाववादी भी कह देते हैं, आप जो चाहें कहिए, क्योंकि आतंकवाद एक बीच का विचार है जिसमें यदि हिंसा हटा दी जाए तो वो शांतिपूर्ण संघर्ष हो गया। और इसलिए आतंकवादी कई बार अपने नाम के साथ जोड़ते हैं कि भाई हम तो क्रांति
कारी हैं, हम तो फ्रीडम फाइटर हैं, हम तो वायलेंस का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आतंकवाद वैचारिक संघर्ष की क्रमिक अवस्थाओं को दर्शाता है, जो अंत में अलगाववाद के रूप में दिखाई देता है। अब इन अवधारणाओं से आगे यदि हम परिभाषाओं पर चलें, तो आतंकवाद की परिभाषाएं भी, ठीक है, उसके इतिहास से जोड़कर देखी जा सकती हैं, हिस्ट्री से जोड़कर देखी जा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में आतंकवाद यानी हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का पहला प्रयास, पहला प्रभावी प्रयास फ्रेंच रेवोल्यूशन था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस की जनता ने अपने नेताओं के नेतृत्व में रूसों की विचारधारा के प्रभाव में ये प्रयास किया कि वो बलपूर्वक फ्रांसीसी राजा को, लुई शासकों को सत्ता से हटाएंगे, और इसलिए इसे ब्लड रेवोल्यूशन या रक्त क्रांति भी कहा गया। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति के बाद देखिए ये वर्ड भी टेररिज्मो कहां से आया था? फ्रांस से आया था, जिसे कहते थे आतंक की अवस्था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और 1793-94 में फ्रांस में एक शब्द बहुत प्रचलन में आया जिसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन मतलब स्थितियां, रेन ऑफ टेरर मतलब इस समय फ्रांस में भय का माहौल है। रेन का मतलब माहौल से ले लो, रेन ऑफ टेरर। ठीक है, जेकोबियन क्लब फ्रांस में एक होता था जिसने जनता की लड़ाई लड़ी थी राजशाही के खिलाफ, और जेकोबियन क्लब के नेता थे मैक्सिमिलियस रोबिस्पियर। मैक्सिमिलियस रोबिस्पियर, ठीक है, इन्होंने एक परिभाषा देते हुए कहा, और वो परिभाषा बड़ी जस्ट परिभाषा है, बहुत प्रभावी परिभाषा है। ठीक, दैट टेररिज्म इज नथिंग बट एन एफर्ट फॉर प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल जस्टिस। टेररिज्म इज नथिंग बट एन एफर्ट फॉर प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल जस्टिस। आतंकवाद कुछ और नहीं, त्वरित और लचीला न्याय प्राप्त करने का एक प्रयास है। और इस परिभाषा में आतंकवाद नेगेटिव शेड में नहीं दिख रहा है। इस परिभाषा में आतंकवाद किस रूप में दिख रहा है? पॉजिटिव रूप में, जहां ये कह रहे हैं कि शोषण का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। वी विल आंसर द वायलेंस। हम शोषण का जवाब किससे देंगे? हिंसा से देंगे। और इसीलिए आतंकवाद कोई गलत कार्य नहीं है, न्याय पाने का क्या है? तरीका है। और इस तरीके से आतंकवाद की शुरुआती परिभाषा पॉजिटिव फ्रेम में गढ़ी गई, सकारात्मक रूप में गढ़ी गई। ठीक, लेकिन समय बीतने के साथ जब आतंकवाद निर्दोष लोगों की हत्याओं से जुड़ा, जब आतंकवाद सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते जान माल की हानि से जुड़ा, जब आतंकवाद ने दुनिया में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दुनिया के विनाश की कहानी रचनी शुरू की, तो नई पीढ़ी में आतंकवाद की परिभाषा को बदल दिया गया। और नई पीढ़ी में आतंकवाद की परिभाषा देते हुए जिस विद्वान का नाम सामने आया, उनका नाम है एलेक्स पी शिमिट। ठीक, और एलेक्स पी शिमिट कहते हैं कि किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्देशित विशिष्ट व्यक्तियों के समूह, किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्देशित विशिष्ट व्यक्तियों के समूह जो वहां की जनता में भय और आतंक को प्रेरित कर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, शिमिट के अनुसार किसी राष्ट्र के विरुद्ध प्रेरित निर्देशित विशिष्ट व्यक्तियों के समूह, यानी कुछ लोग जो देश के खिलाफ हैं, जो उस देश की जनता को डराकर, भयाक्रांत कर अपने आपराधिक कृत्यों को करना चाहते हैं, आतंकवादी कहलाते हैं, और यह घटना आतंकवाद कहलाती है। शिमिट की एक दूसरी बात बहुत पॉपुलर हुई, जहां पर उन्होंने कहा एक्ट ऑफ टेररिज्म इक्वल्स टू, क्या कहा शिमिट ने? एक्ट ऑफ टेररिज्म इक्वल्स टू पीस टाइम इक्वलेंट ऑफ वॉर क्राइम। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब अंग्रेजी में बोले, इनको ध्यान से समझिएगा, कि आतंकवाद की घटना बराबर, ठीक, शांति काल में युद्ध अपराध। मैं फिर से कह रहा हूं, आतंकवाद की घटना बराबर शांति काल में युद्ध अपराध। एक्ट ऑफ टेरर इक्वल्स टू पीस टाइम इक्वलेंट ऑफ वॉर क्राइम। यानी यहां आकर आतंकवाद की परिभाषा पॉजिटिव से क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। जहां वो शांति काल के युद्ध अपराध के रूप में है, जहां वो आपराधिक कृत्यों के रूप में है। शिमिट की परिभाषा में भी अपराध शब्द है, ठीक है। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक, 2005 में यूनाइटेड नेशन ने जो परिभाषा दी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जनसंख्या को भयभीत करने वाले और
शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचाने वाले आपराधिक कृत्यों का नाम आतंकवाद है। ऑल दोज एक्ट दैट मेक द पीपल फियर एंड रिलेट्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जनता को भयभीत करने वाले और उनकी जान माल का नुकसान करने वाले सारे कार्यों को अपराध आतंकवाद कहा जाएगा। यानी यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी परिभाषा कैसी दी है? नकारात्मक ही दी है। अंततः एक परिभाषा और देता हूं जिससे एक बात तय हो जाएगी कि वो आतंकवाद जो पॉजिटिव आइडियोलॉजी से शुरू हुआ था या पॉजिटिव सोच से शुरू हुआ था, आगे चलकर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और हमने ये साबित कर दिया कि हिंसा कभी भी उचित नहीं होती। 1987 में हमने एक कानून बनाया था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, टाडा, संजय दत्त के नाम से ज्यादा पॉपुलर हुआ, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एक्ट। ठीक है, यह कहता है कि जो कोई भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने अथवा लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या फिर विस्फोटकों, ज्वलनशील पदार्थों, घातक हथियारों के माध्यम से जान माल की क्षति करने का कार्य करता है, उसे आतंकवाद कहा जाएगा। तो टाडा की परिभाषा में साफ साफ कहा जा रहा है कि कानून के खिलाफ जाना, सरकार को डराना, जनता को डराना, जान माल का नुकसान पहुंचाना, एक्सप्लोजिव्स का प्रयोग करना, ये टेरर एक्ट्स की श्रेणी में आएगा। दिक्कत ये है, परिभाषा में इतनी सारी इसलिए बता रहा हूं कि आज भी पूरी दुनिया, और ये ध्यान से सुनिएगा, आतंकवाद की किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं। आपको लगेगा सर इतनी सारी किताबी परिभाषाएं क्यों बता रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। आज भी दुनिया में आतंकवाद के संदर्भ में एक निर्धारित ढांचा नहीं है कि दुनिया इस बारे में क्या हो जाए? सहमत हो जाए। और पूरी दुनिया के देश आतंकवाद पर दोहरी सोच रखते हैं। और ये दोहरी सोच कैसी है? ये दोहरी सोच ये है कि यदि मेरे घर में हो तो आतंकवाद, यदि मेरे घर में होगा तो आतंकवाद, मेरे खिलाफ है तो आतंकवाद, और यदि मेरे दुश्मन के खिलाफ है तो वो क्रांति, आजादी की लड़ाई, मुजाहिदीनों का काम। यानी पूरी दुनिया नो कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेरर पर आ पाई है और उन्होंने टेररिज्म को गुड टेरर और बैड टेरर में बदल दिया। ध्यान से समझिएगा, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। अच्छे आतंकवाद के अंतर्गत वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरी, गुरिल्लास, स्वतंत्रता संग्रामी, क्रांतिकारी, ठीक, गुरिल्ला योद्धा, रिवोल्ट, विद्रोही, ठीक है, इन नामों से जानते हैं या संबोधित करते हैं। जबकि बैड टेरर के अंतर्गत उन्हें आतंकवादी, अलगाववादी, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट, इन नामों से जाना जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा आतंकवादी पाकिस्तान के लिए ये हो जाता है और पाकिस्तान का आतंकवादी हमारे लिए ये हो जाता है, तो मतलब आतंकवाद पर हमारी सोच एक जैसी नहीं। मैं कुछ एग्जाम्पल से अपनी बात प्रूव करने की कोशिश करता हूं। यदि आप देखें इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कश्मीर में जो हो रहा है, मैं दो श्रेणी बना दे रहा हूं, एक बैड टेरर और एक गुड टेरर। हम अपने ही से बुराई शुरू करें कि देखो हम भी दोहरी नीति अपनाते हैं, वो बैड टेरर है। पंजाब में जो हो रहा है वो बैड टेरर है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है वो बैड टेरर है। लेकिन हमारी घोषित नीति में बलूचिस्तान में जो हो रहा है आजादी की लड़ाई है, क्योंकि वो पाकिस्तान में हो रहा है। जिंगजियांग में जो हो रहा है वो अपने अधिकारों की लड़ाई है। इवन थोड़े साल पहले तक वो किसके साथ भी दिखते थे थोड़े थोड़े हम लोग, लिट्टे में जो हो रहा है, श्रीलंका में जो हो रहा है, वो तमिल अधिकारों की क्या है? लड़ाई है। मतलब हमारा आतंकवाद आतंकवाद और तुम्हारा आतंकवाद आजादी। अब यही इंडिया छोड़ देते हैं, दूसरे देश को पकड़ते हैं। चलो हम अमेरिका को ले लेते हैं। अमेरिका कह रहा है इजराइल में जो हो रहा है बहुत गलत है, आतंकवाद है। इजराइल में जो हो रहा है वो क्या है? आतंकवाद है, फिलिस्तीन जो कर रहा है। लेकिन चेचेनिया में जो हो रहा है, चेचेनिया कहां है? रूस में। वो ठीक है, वो आजादी की क्या है? लड़ाई है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, इजराइल में हो तो क्या है? गलत है। लेकिन वहां सऊदी अरब में होगा तो आतंकवाद है, क्योंकि उसका दोस्त है। सऊदी अरब में होगा तो वो क्या है? आतंकवाद है। लेकिन सीरिया में जो लड़ाके लड़ रहे हैं अल बशर के खिलाफ,
वो गुड टेरर है, अमेरिका कहता है। सीरिया में जो लड़ाके लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका खुद भी सैन्य तानाशाह को क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है। ठीक है, इसी प्रकार चाइना, वो बोलेगा जिंगजियांग में हो रहा है गलत है, नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में हो रहा है गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कश्मीर में हो रहा है ठीक है, कल को नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है ठीक है, वो उनकी आजादी की क्या है, लड़ाई है। पूरी दुनिया के देश आतंकवाद की परिभाषा को अपनी सुविधा के हिसाब से मोल्ड करते नजर आते हैं, और यही दुनिया में आतंकवाद की लड़ाई मजबूत ना होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है, टेरर होता है, वो कभी गुड और बैड नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएन के मंचों पर कहा है, यदि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आतंकवाद का सिर्फ एक चेहरा होना चाहिए, वो काला कुरूप और घृणित होना चाहिए, यानी वो बैड टेरर होना चाहिए, और पूरी दुनिया के देशों को आतंकवाद के संदर्भ में अपनी इस दोगली रणनीति से बाहर आना चाहिए, विशेषकर अमेरिका जैसे देशों को, जिन्होंने खुद ही दुनिया में अलकायदा से, तालिबान से लेकर, ड्रग टेरर से लेकर सारी समस्याएं पैदा की हैं, और आज वो खुद ही उस भस्मासुर को बनाकर परेशान है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाया गया तालिबान, अलकायदा आज उन्हीं के देश में आतंकी घटनाओं को जन्म दे रहा है। वो कह रहे हैं यदि आज हमने इस गुड टेरर बैड टेरर से बाहर नहीं आए तो कल को ये हमारे ही ऊपर बूमरैंग करेगा, बूमरैंग समझ रहे हैं, वापस लौटेगा और हमें नुकसान करेगा। इसलिए दुनिया के देशों को आतंकवाद की परिभाषा पर एकजुट होने की जरूरत है, और बैड टेरर के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपको परिभाषाओं के अंतर्गत समझाने की बात थी जो मैंने चर्चा की। तो हम आतंकवाद के परिभाषा के बाद कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जो दुनिया में आतंकवाद को जन्म देते हैं, या जो दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। मैं इन कारणों को रीजन फॉर टेरर दो स्तरों पर बांटने की कोशिश करूंगा। एक सामान्य कारण जो दुनिया के हर देश में आतंकवाद का कारण बन सकते हैं, और दूसरा विशिष्ट कारण जो आतंकवाद को, तो सामान्य कारण वो है जो आतंकवाद को उत्पन्न करते हैं, और विशिष्ट कारण वो है जिन्होंने आतंकवाद का क्या किया है, प्रसार किया है। ठीक, सामान्य कारणों में जो मूलभूत कारण है उसे मैं कहता हूं सापेक्षिक वंचना। ये याद रखिएगा, रिलेटिव डेप्रीवेशन। और सापेक्षिक वंचना का मतलब है जब किसी को यह लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है, उसको भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ठीक, और इस सब के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हथियार तब तक नहीं उठाता जब तक उसका जीवन से मोह खत्म ना हो जाए, और यदि उसने हथियार उठा लिया मतलब उसे विश्वास हो गया है कि इस नारकीय जीवन से तो मौत बेहतर है, लेकिन मरूंगा उसके पहले कईयों को मार के मरूंगा। यदि किसी व्यक्ति के अंतर्गत मौत का भय खत्म हो जाए, जिनको हम फिदाइन कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं, तो हथियार उठाने वाले वो लोग वही लोग हैं जो अपनी विचारधारा के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, और जिन्हें विश्वास है कि इस जीवन से बेहतर अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए मृत्यु होगी, और फिर बाकी कहानियां हैं कि वहां हूर मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा, ठीक, या जो भी चीजें होंगी वो अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं। लेकिन मूल रूप से मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवाद के पीछे रिलेटिव डेप्रीवेशन की भावना होती है, जहां पर व्यक्ति को भेदभाव, शोषण, अत्याचार के कारण अपना अस्तित्व खतरे में दिखता है, जहां उसको लगता है कि वर्तमान सरकार या व्यवस्था उनके साथ अन्याय कर रही है। ये मूल भावना है। क्या कर रही है? अनजस्ट, इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ। यदि किसी को ये लगेगा तो वो फिर आतंकवाद से जुड़ेगा। अब देखिए, ये जो वंचनाएं हैं, ये वंचनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जिससे कई प्रकार का आतंकवाद जन्म लेगा, और इस वंचना को आप फिर एक में खोजने की कोशिश करें, और मैं कहूं कि आतंकवाद के केंद्र में विकासात्मक वंचना है, सबसे मेन यही होती है, डेवलपमेंटल डेप्रीवेशन। और जब किसी क्षेत्र के लोगों को लगता है, जिसे नक्सलवाद में हमने बताया, कि मेरे जल जंगल जमीन का अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे संसाधनों पर किसी और क्षेत्र को सींचा जा रहा है, जैसे बलूचिस्तान को लगता है पाकिस्तान में उसके रिसोर्स चले जाते हैं, पहले पूर्वी पाकिस्तान को लगता था पश्चिमी पाकिस्तान में रिसोर्स चले जाते हैं, सूडान में, उत्तरी दक्षिणी सूडान में यही विरोधाभास था कि दक्षिणी सूडान का तेल निकाल निकाल कर उत्तरी सूडान परिपक्व होता जा रहा था, इराक में यही संकट था। तो जिस भी जगह ये लगता है, हमने नॉर्थ ईस्ट में बताया, असम को यही गुस्सा है हमसे, तो नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद हो, भूमिहीनों का आतंकवाद हो जिसको नक्सलवाद बोलते हैं, या वैश्विक स्तर पर हमने कहा बलूचिस्तान की बात हो, सूडान की बात हो, इन सारी जगहों पर मूल भावना यही है कि हमारे संसाधनों पर हमको अधिकार नहीं दिया गया है, हमारे संसाधनों से किसी और को फायदा पहुंचाया जा रहा है, और यही
भेदभाव कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आतंकवाद या हथियार उठाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन विकासात्मक वंचना से उभरा आतंकवाद, जैसे भारत में नक्सलवाद है, सिर्फ एक ही कारण आतंकवाद को नहीं लाता, कई कारण एक दूसरे में मिक्स होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि विकासात्मक वंचना से ज्यादा मुखर लोगों को लगती है नृजातीय वंचना, सांस्कृतिक वंचना। और नृजातीय और सांस्कृतिक वंचना का मतलब समझिए, और ये बड़ा व्यवहारिक मतलब है, मेरा धर्म खतरे में, मेरी भाषा खतरे में है, मेरी नस्ल खतरे में है, ठीक, या मेरा जीवन शैली खतरे में है, मेरी परंपरा खतरे में है, मेरा मूल्य खतरे में है, और मुझ पर सांस्कृतिक आक्रमण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा लोग जिस चीज को लेकर क्या कहेंगे सशंकित होते हैं, या जिस चीज से सबसे ज्यादा ऑफेंड होते हैं मतलब नाराज होते हैं, वो है उनकी संस्कृति पर हमला। जैसे भारत को सदियों से लोग आकर आर्थिक रूप से लूट रहे थे, किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी ने भी आकर धर्म में ऊपर नीचे किया तो हमने तुरंत उनको भगाने की कोशिश की, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन 1000 साल के इस्लामिक रूल में भी भारत की बहुसंख्यक जनता इस्लामिक नहीं बनी, गैर इस्लामिक बनी रही, लगातार लड़ाई लड़ते हुए। तो संस्कृति की वंचना सबसे खतरनाक होती है, और आज दुनिया में जो भी बड़े आतंकी आंदोलन दिख रहे हैं उनके पीछे नृजातीय वंचना ही है। ठीक, आपको यदि ठीक से पता हो तो बांग्लादेश तो धर्म के आधार पर बना था, जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान अलग इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा जो थी वो पंजाबी थी, पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली थी, और जब जिन्ना ने दोनों की भाषा उर्दू बनाने की कोशिश की तो इस बात से नाराज होकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह कर दिया, आतंकवाद या अलगाववाद वहां दिखाई दिया। तो आप सोच के देखिए, धर्म से भी ताकतवर होती है भाषाई पहचान। जैसे दक्षिण भारत के सारे राज्य हिंदू संस्कृति से मोरलेस जुड़े हुए हैं, केरल के थोड़े हिस्से को छोड़ दें तो, इसके बावजूद वहां पर सांस्कृतिक पहचान धर्म से ज्यादा भाषा से होती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली अस्मिता का प्रश्न वहां बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तमिल अस्मिता के प्रश्न ने श्रीलंका में लिट्टे को जन्म दिया, जो भाषाई आतंकवाद था। नस्ली आतंकवाद की बात करें तो इराक में, ईरान में शिया सुन्नी विद्रोह जो दिखते हैं, इनफैक्ट आईएस जो है वो एक सुन्नी गुट है, जो इराक में शियाओं के सत्ता में आने के बाद नाराज गुट है। ठीक, यजीदी, कुर्द, ये सब संप्रदाय या अलग अलग नस्ल हैं, इनसे जुड़ा जो आतंकवाद है। स्पेन में बास्क है, रूस में चिचिनिया है, इन सब जगहों के पीछे नस्लीय आतंक दिखाई देता है, रेशियल होता है। तो मेरे विचार से विकासात्मक वंचना पर भी भारी यदि कोई वंचना है तो वो वंचना नजाती वंचना है, जहां धर्म खतरे में, भाषा खतरे में, संस्कृति खतरे में, पहचान खतरे में, अस्मिता खतरे में, इन विचारों के साथ आतंकवाद पैदा होता है। वंचना का तीसरा स्तर राजनीतिक प्रशासनिक वंचना का ही होता है, जहां पर लोगों को लगता है कि हमारे साथ जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो हमारे साथ इनजस्टिस हैं या हमारे साथ भेदभावपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून बनता है जो हिंदू शादियों पर प्रतिबंध लगा देता है तो ये गलत है। बांग्लादेश में ऐसा कोई कानून बनता है जो वहां निवासरत सिख हिंदुओं के खिलाफ है तो वो गलत है। या भारत में ऐसा कोई कानून बन जाता है जो मुसलमानों के अधिकार छीन लेता है तो वो भी गलत है। और ये सब उन्हें आतंकवाद या अलगाववाद की तरफ लेकर जाएगा। तो सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, सरकार के कानून, सरकार का व्यवहार, ये भी ये तय करता है कि आतंकवाद होगा या नहीं होगा। सूडान में ये देखा गया कि दक्षिणी सूडान के साथ भेदभाव होता था। पाकिस्तान में ये देखा गया कि बलूचिस्तान के साथ भेदभाव होता है। चीन में यह देखा गया कि जिंजियांग को प्रशासित करने का तरीका गलत है। रूस में यह देखा गया कि चेचेनिया को दरकिनार कर दिया गया है। हर जगह पर जहां पर आतंकवाद की स्थितियां हैं वहां यह देखा गया है कि मेजॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटीज के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो बहुसंख्यक को तुष्ट करने की नीति ये आतंकवाद का कारण बनती है, लेकिन कई बार माइनॉरिटीज को तुष्ट करने की नीति भी आतंकवाद का कारण बन जाती है। तो भारत में यदि इस्लामिक टेरर फैला तो उसके पीछे यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं का तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण था। लेकिन यदि भारत में तथाकथित हिंदू या भगवा आतंकवाद फैला तो उसका कारण यही था कि लोगों को लगा कि मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है या मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जब सरकार, ठीक है, तुष्टीकरण करती है, ध्रुवीकरण करती है, अनुचित कानूनों का निर्माण करती है और वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देती है, तो ऐसा वर्ग जो वंचित महसूस करता है वो आतंकवाद से जरूर जुड़ेगा। तो राजनीतिक और प्रशासनिक वंचना भी, या राजनीतिक वंचना भी एक कारण बनती है आर्थिक और सांस्कृतिक वंचना के बाद, जो आतंकवाद को बढ़ाने का काम करेगी या जिसके कारण आतंकवाद का जन्म होगा। ठीक, इन तीनों वंचनाओं से परे एक चौथी वंचना भी होती है जो कई बार भौगोलिक वंचना के रूप में दिखती है। जब कोई क्षेत्र, जैसे आप अमेरिका में ले लीजिए, अलास्का थोड़ा दूर है, ठीक है, या डेनमार्क से दूर ग्रीनलैंड है, वहां तो लोग नहीं रहते हैं। जैसे भारत में दूरस्थ क्षेत्र के रूप में नॉर्थ ईस्ट है। तो जब कोई क्षेत्र, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आयरलैंड का है। अब यदि आप देखें
तो एक आपने सुना होगा यूके है, ठीक है, तो ऐसे दो आइलैंड है यूरोप में। इसको कहा जाता है, ये वाला जो हिस्सा है ये है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स का हिस्सा, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा, और ये है आयरलैंड। अब मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि भौगोलिक रूप से यदि कोई क्षेत्र कहीं से दूर है, जैसे उत्तरी आयरलैंड वैसे तो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, लेकिन वो एक आइलैंड में नहीं है, तो आयरलैंड में भी क्रांति, हालांकि उसके पीछे का कारण कैथोलिक प्रोटेस्टेंट विभाजन भी है, जो धार्मिक विभाजन है। तो आयरलैंड के आतंकवादी दुनिया के सबसे पुराने आतंकवादियों में माने जाते हैं, जो अपना विलय आयरलैंड के साथ करवाना चाहते हैं, बजाय कि वो किसके साथ रहें, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहें। तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं रहना चाहते। वो लगभग वैसी स्थितियां जैसे कश्मीर के संदर्भ में कही जाती हैं कि कश्मीर भौगोलिक आधार पर तो छोड़ दीजिए, धार्मिक आधार पर पाकिस्तान के ज्यादा निकट नजर आता है कंपेयर टू इंडिया, और इसलिए वो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं वहां के कुछ लोग कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो वहां प्रोटेस्टेंट कैथोलिक है, यहाँ हिंदू मुसलमान है। तो भौगोलिक दूरी या भौगोलिक विस्तार भी कई बार आतंकवाद का कारण बन जाता है। दूरी का मतलब है हम उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते, जैसे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में है, और विस्तार का मतलब है इतने बड़े क्षेत्र में कई बार प्रशासन की शून्यता जन्म लेती है, या आप वहां निगरानी और नियंत्रण नहीं कर पाते। तो अभी ये आतंकवाद का क्या बन सकता है, कारण बन सकता है। सोवियत संघ का आपने नाम सुना होगा, वो 1990s के बाद यदि 12 देशों में टूट जाता है तो हर देश में कहीं ना कहीं दूरस्थ कारणों से अलगाववाद की भावना भी एक कारण थी। तो मूल रूप से आप आतंकवाद को सापेक्षिक वंचना के अंतर्गत परिभाषित करेंगे, जिसमें आर्थिक वंचना, सांस्कृतिक वंचना और निर्जातीय वंचना जो हमने कहा है, और उसके अलावा भौगोलिक वंचना, प्रशासकीय प्रशासनिक वंचना भी शामिल होगी। अब हम ये बात करते हैं कि इन सबसे उभरा आतंकवाद फलता फूलता कैसे है, और यहां दो सवालों का जवाब और भी देना है। किसी विद्वान ने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा, ये आतंकवाद का मूल कारण है। अब गरीबी और बेरोजगारी कारण इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है कि आतंकवाद से जुड़े लोगों के पास स्पीड मनी का मौका होता है, यानी जितना जोखिम उठाओगे उतना ज्यादा पैसा रहेगा। तो जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो धन के आकर्षण में आतंक से जुड़ जाते हैं, और इसीलिए आतंकवाद के पीछे गरीबी है, बेरोजगारी है। लेकिन इस कथन को नकारने के भी हमारे पास पर्याप्त तर्क हैं कि यदि आतंकवाद के पीछे गरीबी होती, बेरोजगारी होती, तो लादेन जो सऊदी अरब के सबसे समृद्ध परिवारों से आता है, वो आतंकवादी क्यों बनता? या जो कश्मीर के आतंकी संगठनों के प्रमुख हैं, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, ये जो संपन्न घरानों से आते हैं, ये आतंकवादी क्यों बनते? और इसलिए आतंकवाद को सिर्फ आर्थिक कारणों में यानी गरीबी में डुबो देना मेरे विचार से उचित नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूं कि आतंकवाद